नमस्कार, मैं हूं संजय राजन। स्वागत है आपका एपेक्स न्यूज इंडिया में। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दे की बात राजन के साथ। अपने इस कार्यक्रम में हम आपसे देश दुनिया के 2-3 बड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। कोशिश ये रहती है कि आपको उन चुनिंदा मुद्दों के तह तक ले जाऊं और उस खबर के हर पहलुओं से आपको रूबरू कराऊं। आज हम जिसे अपना पहला मुद्दा बनाया है वो ये कि ब्रिटेन में करीब 70 साल तक राज करने वाली महारानी एलिजाबेथ II का गुरुवार यानी 8 सितंबर 2022 को निधन हो गया। 96 साल की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने स्कॉटलैंड के बाल्मोरल कैसल में अंतिम सांस ली। अब ब्रिटेन में राजघराने की कमान चार्ल्स के हाथों में आ चुका है। इस पूरे घटनाक्रम पर हम आपसे विस्तार से चर्चा करेंगे। उसके बाद हम चलेंगे अपने देश और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुए लेवाना होटल अग्निकांड के बाद अवैध निर्माण को लेकर जो आंकड़े आ रहे हैं वो बेहद ही चौंकाने वाले हैं। इस पर हम आपसे विस्तार से चर्चा करेंगे और फिर आखिर में हम बात करेंगे, ये मुद्दा भी उत्तर प्रदेश से ही लिया है, कि कैसे रोजगार के मामले में यूपी में लगातार बेहतरी के संकेत नजर आ रहे हैं। योगी सरकार के प्रयासों से यूपी में बेरोजगारी दर महज करीब 3% तक ही रह गई है। यह आंकड़ा एक सर्वे से आया है, यह हम नहीं कह रहे हैं। इस पर हम आपसे विस्तार से बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दे की बात राजन के साथ। चलिए चलते हैं अपने पहले मुद्दे की ओर। दुखद खबर है। ब्रिटेन में गुरुवार का दिन यानी 8 सितंबर 2022 का दिन एक दुखद खबर लेकर आया। पिछले कुछ साल से बीमार चल रही ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन की सूचना आई। अभी हाल ही में लिज ट्रस को महारानी ने ब्रिटेन के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई थी। उसके महज चंद दिनों के बाद ही महारानी की मौत की सूचना से ब्रिटेन ही नहीं सारे कॉमनवेल्थ के देशों समेत विश्व में एक शोक की लहर दौड़ गई। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय 96 साल की उम्र में स्कॉटलैंड के बाल्मोरल कैसल में अंतिम सांस ली। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ब्रिटेन में सबसे लंबे समय तक राज करने वाली महारानी हैं, जिन्होंने अपने 70 साल के कार्यकाल में 15 प्रधानमंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। महारानी के निधन पर दुनिया भर में शोक संदेशों का सिलसिला जारी है। उनके अंतिम संस्कार में देश भर से जानी मानी हस्तियां शिरकत करने वाली हैं। अब महारानी के निधन के बाद 73 साल के प्रिंस चार्ल्स को ब्रिटेन का राजा घोषित किया जा चुका है, जबकि प्रिंस विलियम को बरतानी सिंहासन का अगला उत्तराधिकारी भी घोषित किया जा चुका है। महारानी एलिजाबेथ के निधन पर आइए देखते हैं कि देश की जानी मानी हस्तियों ने क्या कुछ कहा। जाहिर सी बात है, दुख की इस बेला में पूरा विश्व ब्रिटेन के साथ है। सबसे पहले शोक संदेश लेते हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। इन्होंने लिखा था कि महारानी को अपने समय की एक दिग्गज शासक के रूप में याद किया जाएगा। इसी कड़ी में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने महारानी के प्रति शोक संवेदना व्यक्त करते हुए लिखा कि महारानी ने 70 साल में ब्रिटेन को स्थिरता दी। क्वीन ने लोगों पर एक अमिट छाप छोड़ी जिसे हमेशा याद किया जाएगा। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का भी कुछ इसी तरह का शोक संदेश रहा। उन्होंने अपने शोक संदेश में लिखा कि क्वीन एलिजाबेथ ने कनाडा के लोगों के लिए जो किया उसे हम कभी नहीं भूल पाएंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने लिखा है, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय एक सम्राट से कहीं अधिक थी। उनके निधन से एक पूरे युग का अंत हो गया। दरअसल क्वीन एलिजाबेथ 2 जून 1953 को जब ब्रिटेन की महारानी के पद पर आसीन हुई, उस वक्त ब्रिटेन के गिरते साख की वजह से राजशाही परिवार पर हर तरफ से सवाल उठ रहे थे। लेकिन एक सशक्त महिला होने के नाते एलिजाबेथ ने हर चुनौतियों का सामना करते हुए शाही परिवार के रुतबे और सम्मान को अपने शुरुआती दिन से लेकर आखिरी दिन तक बरकरार रखा। महारानी एक अति मिलनसार व्यक्तित्व की धनी रही। जानवरों से उनका खास लगाव किसी से छुपा नहीं था। जितना वो इंसानों से प्यार करती थी, उतना ही वो अपने पालतू जानवरों से भी करती थी। इसके अलावा उनकी लोकप्रियता उस वक्त देखते बनती थी जब वो शाही सवारी में शाही सैनिकों के साथ निकलती थी। लोगों का हुजूम अपने महारानी के दर्शन के लिए सड़कों पर उमड़ पड़ता था। आइए जरा एक नज़र देख लेते हैं कि महारानी एलिजाबेथ के जन्म से लेकर निधन तक का सफ़र। कुछ चुनिंदा तारीखें हैं जो इतिहास बन गई हैं
हमने सोचा कि आपके लिए भी वो लेकर के आएं। 21 अप्रैल 1926 को क्वीन एलिजाबेथ का लंदन में जन्म हुआ था। 20 नवंबर 1947 को प्रिंस फिलिप से क्वीन की शादी हुई थी। ऐतिहासिक दिन है ये सब, जो अब यादों में रह गई हैं। 14 नवंबर 1948 पहले बेटे प्रिंस चार्ल्स का जन्म हुआ। घर में खुशियां आई थी। दिवंगत महारानी के घर में पहला पुत्र प्राप्त हुआ। 1945 में ब्रिटिश सेना की महिला विंग में शामिल हुई। 6 फरवरी 1952 की बात की जाए तो किंग जॉर्ज की मौत के बाद ब्रिटेन की वो रानी घोषित हुई। वक्त लगा ताजपोशी में 2 जून 1953 को वेस्टमिंस्टर एब्बे में एलिजाबेथ की ताजपोशी हुई। 21 जून 1982 को क्वीन के दूसरे बेटे विलियम्स का जन्म हुआ। दूसरी बार घर में खुशियां आईं। 6 फरवरी 2020 शासन के 60 साल पूरे होने पर डायमंड जुबली मनाई गई। बड़े धूमधाम से यह समारोह हुआ था। 5 अप्रैल 2020 कोरोना ग्रसित होने के बावजूद लोगों की सेवा में लगातार जुटी रही। और 8 सितंबर 2022 वो दिन आ ही गया जब महारानी एलिजाबेथ हम सबको अलविदा कह के चली गई। इस दिन महारानी का निधन हो गया। ये तो रहा महारानी एलिजाबेथ के जन्म से लेकर निधन तक का सफर। महारानी एलिजाबेथ ने जिसने भी मुलाकात की, उनकी आत्मीयता ने लोगों पर अमिट छाप छोड़ी। देश के प्रधानमंत्री ने भी महारानी के साथ मुलाकात का जिक्र अपने शोक संदेश के दौरान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महारानी से अपने मुलाकात का जिक्र करते हुए बड़े ही भावुक अंदाज में लिखा था कि कैसे मुलाकात के दौरान महारानी ने उन्हें वो रुमाल दिखाया था जो उनकी शादी के वक्त तब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने तोहफे में दिए थे। यहाँ एक और दिलचस्प बात बताना चाहूँगा। महारानी एलिजाबेथ सेकेंड के पिता का निधन फरवरी 1952 में हुआ था, लेकिन उनको ताजपोशी के लिए 16 महीने का इंतजार करना पड़ा। ये एक वहाँ की परिपाटी होती है, परंपरा होती है, कोरोनेशन की जो पद्धति होती है जिसको हम लोग ताजपोशी करते हैं, उसमें थोड़ा वक्त लगता है। 16 महीने बाद महारानी 2 जून 1953 में राजगद्दी पर बैठी। औपचारिक रूप से उनकी ताजपोशी हुई। मौजूदा ब्रिटेन के राजा चार्ल्स को भी ताजपोशी यानी कोरोनेशन के लिए इंतज़ार करना पड़ सकता है। दरअसल ताजपोशी की सरकार को तैयारी में इतना वक्त लग ही जाता है। एक बड़ा आयोजन किया जाता है ब्रिटेन में, जिसका पूरा खर्च ब्रिटिश सरकार को उठाना होता है। इसकी एक लंबी प्रक्रिया होती है जिसके लिए अच्छा खासा धन की जरूरत पड़ती है। चार्ल्स ब्रिटेन के 40वें सम्राट होंगे, जिनका कोरोनेशन भी पिछले शासकों की तरह वेस्टमिंस्टर एब्बे में किया जाएगा। यह वह ऐतिहासिक भवन है जहाँ पर ब्रिटेन के हर बादशाह का ताजपोशी किया जाता है। महारानी एलिजाबेथ सेकेंड को विदाई देने के लिए पूरी दुनिया से लोग पहुंचेंगे। महारानी का जो शासनकाल रहा वो हमेशा से पूरे ब्रिटेन के लिए प्रेरणादायी रहा, लेकिन चार्ल्स के सामने उस महान शख्सियत के बराबरी का दर्जा बनाए रखने की एक बड़ी चुनौती है। वजह भी साफ है, महारानी एलिजाबेथ सेकेंड को लेकर शायद ही कोई ऐसा बड़ा विवाद रहा हो जो सुर्खियों में बना हो, जबकि चार्ल्स का पूरा जीवन प्रेम प्रसंगों की वजह से अक्सर विवादों और सुर्खियों में रहा है। हमेशा इनका नाम किसी न किसी महिला मित्र की वजह से सुर्खियां बटोरता रहा है। हालांकि महारानी के निधन के बाद चार्ल्स ने ये ऐलान किया है कि वो महारानी की ही तरह जनता के साथ जुड़कर काम करेंगे। बहरहाल ब्रिटेन में अब राष्ट्रगान का बोल भी बदलने वाला है। अब गॉड सेव क्वीन की जगह अब गॉड सेव किंग हो जाएगा। 70 साल तक ये राष्ट्रगान चलता रहा। महारानी एलिजाबेथ को हम भी अपनी तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने दूसरे मुद्दे की ओर। लखनऊ के हजरतगंज में एक होटल था जिसका नाम था लेवाना। था इसलिए कि अग्निकांड और 4 लोगों की मौत के बाद उसे सील बंद कर दिया गया है। यह पूरा घटनाक्रम आपने देखा है, जाना है। इसके पहले भी एक अग्निकांड चारबाग के तंग गलियारे में 2-3 साल पहले हुआ था। 2 होटलों में आग लगी और हड़कंप मचा। और इस वक्त लेवाना में अग्निकांड के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की शक्ति के बाद मातहत एक्शन में नजर आ रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने कह क्या दिया कि राजधानी के सारे अवैध निर्माणों को चिन्हित कर कार्रवाई की जाए। अब अधिकारी डट गए हैं, डरे हुए भी हैं। अवैध निर्माण का जखीरा बन चुकी राजधानी के हर क्षेत्र में होटल, अस्पताल और बड़े बड़े भवनों का निरीक्षण परीक्षण का दौर तेजी से जारी है। दरअसल इस तरह के बड़े भवनों के निर्माण के पहले लखनऊ विकास प्राधिकरण यानी LDA, फायर और तमाम जगहों से NOC की दरकार होती है। लेकिन आप चौंक जाएंगे, जो हालिया आंकड़ा सामने आया है उसे देखकर आप चौंक जाएंगे। राजधानी लखनऊ में नक्शे से 7 गुना से ज्यादा अवैध निर्माण हुआ है। ध्यान से देखिए इस डिटेल को। लखनऊ में 60,000 से ज्यादा अवैध कॉम्प्लेक्स और दुकानें हैं। राजधानी लखनऊ की बात की जाए तो करीब 71,000 वाणिज्यिक भवनों का अवैध निर्माण है। लखनऊ में 5.18 लाख आवासीय भवन भी बगैर नक्शे के निर्मित हैं। बिना नक्शा निर्माण से 200 करोड़ का चपत का आकलन है। जो LDA और तमाम ऐसे जो NOC देने वाले विभाग हैं, वहाँ जो रेवेन्यू जाता है उस पर 200 करोड़ रुपए का चपत का आकलन है। अब आप समझिए, ये तो अलग अलग सोर्सेज से मैंने आंकड़ा हासिल किया है। मैं भी चौंक गया और आप भी संभवतः चौंक गए होंगे। लेकिन ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर ऐसे हालात ही क्यों बन रहे हैं। जब लोग LDA से नक्शा पारित करवाने या अग्निशमन विभाग से NOC लेने में लाइन में NOC लेने से क्यों कतराते हैं। आप जब इन विभागों में जाएंगे, मैंने तो पत्रकारिता के एक लंबे दौर में काफ़ी करीब से इन विभागों को देखा है, कवरेज किया है। सामान्यतः आप पूरी ईमानदारी से चाहेंगे कि आपके आवेदन पर तत्काल कार्रवाई करते हुए निस्तारण कर दिया जाए, तो ये हो ही नहीं सकता है। बाबू और अधिकारियों के भ्रष्टाचार के तंत्र में फंसकर आम आदमी मजबूर हो जाता है कि किसी दलाल के माध्यम से या फिर कोई और अंडर टेबल डीलिंग के जरिए अपने फाइल को निस्तारित कराए। और कई बार तो ऐसी भी खबरें आई हैं, हम तक पहुंचती हैं कि फलाना बाबू या अधिकारी ने पैसा ले लिया लेकिन काम भी नहीं हो रहा है। LDA के भ्रष्ट तंत्र ने पूरी व्यवस्था को चौपट कर दिया है। जो धन LDA के कोष में जाना चाहिए, इस भ्रष्टाचार के मकड़जाल में वो धन बाबू और अधिकारियों का जेब भर रहा है। एक और आंकड़ा है, देखिए, ये कोई मैं नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि लखनऊ विकास प्राधिकरण का ही ये आंकड़ा है जो मैं आपके सामने इस कार्यक्रम में लेकर आया हूँ। राजधानी लखनऊ में की अगर बात कर ली जाए तो अवैध जो निर्माण है जिनको चिन्हित किया गया है, करीब 14,500 अवैध निर्माण है जिसको चिन्हित किया गया है। शीश गोमती नगर में अवैध निर्माण करीब 7,000 के आसपास है जिसको चिन्हित किया गया है, जिसके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होनी है। ट्रांस गोमती नगर में अवैध निर्माण करीब 7.7 हजार, LDA के 11,000 कमर्शियल नक्शे पारित किए हैं मात्र। और बने कितने हैं इसका आकलन आप कर सकते हैं। 98% निर्माण नक्शे के मुताबिक नहीं है, यानी केवल जो नक्शा पारित हुआ है 2% में ही उसका अनुपालन किया गया है निर्माण कार्यों में। ये चौंकाने वाला आंकड़ा नहीं है क्या? क्यों नहीं होटल लेवाना जैसे अग्निकांड होंगे? जब मानकों का पालन ही नहीं किया जाएगा, सुरक्षा जो मानक तय किए गए हैं इस तरह के बड़े बड़े निर्माण के लिए, उसका पालन ही नहीं किया जाएगा। आखिर अवैध निर्माणों का ये जखीरा आया कहाँ से? सवाल तो इस पर उठाए जाने चाहिए। अधिकारी ईमानदारी से अपना काम करते तो यह संभव ही नहीं है कि इतना भारी भरकम आंकड़ा आज हमारे आपके सामने होता। हर तरफ अव्यवस्था, भ्रष्टाचार, अराजकता परिणाम सामने है। LDA के कई विभागीय JEE तक लखनऊ के पौष इलाकों में विशाल भवन के मालिक बने हुए हैं। LDA के कई परियोजनाओं में उनके नाम, उनके नाते रिश्तेदारों के नाम संपत्ति तो आम बात है। करोड़ों रुपयों की संपत्ति एक बाबू या फिर एक JE या AE फिर दूसरे अधिकारियों के पास कहां से आ जाता है, इस व्यवस्था को समझना और देखना पड़ेगा। चाहिए तो ये कि लखनऊ विकास प्राधिकरण ही न बल्कि पूरे प्रदेश के अलग अलग विकास प्राधिकरणों में अलग अलग विजिलेंस की सक्रियता बढ़ा दी जाए, तो व्यवस्था में फैले दलाल तंत्र और अवैध उगाही तंत्र पर शिकंजा आसानी से कसा जा सकता है। मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार की कोशिश जारी है। इससे न केवल LDA को एक अच्छा खासा राजस्व आना शुरू हो जाएगा, बल्कि ईमानदार व्यवस्था में हर कोई चाहेगा कि वो नियमों का पालन करके ही कोई निर्माण कार्य कराए।
अगर ये सुधार नहीं होता है तो शायद ही कोई सामान्य आदमी चाहेगा कि एक छोटे से काम के लिए महीनों इंतजार करना पड़े, दलाल से लेकर बाबुओं तक से अंडर डील करनी पड़े, हर दिन दफ्तर का चक्कर लगाना पड़े और फिर जो रिजल्ट चाहिए वो भी ना मिल पाए। आप खुद जाइए ऐसे संस्थानों में, आपको हकीकत खुद पता चल जाएगा। तब आपको हमारे इस कहे का मतलब भी समझ आ जाएगा। अगर ये व्यवस्था नहीं सुधरती है तो फिर सब कुछ ऐसे ही भगवान भरोसे चलेगा। अब तो हालात ऐसे हैं कि लेवाना कांड के बाद सख्ती से कुकुरमुत्ते की तरह चल रहे होटलों से नाम का होर्डिंग भी हटा दिया गया है। पढ़ रहा था, करीब 300 से ज़्यादा होटल अस्पतालों को लिस्ट शासन ने एलडीए से तलब किया है, जो शासन को भेजा भी जा चुका है। जानकारी तो यह भी मिल रही है कि गलत तरीके से दिए गए भवनों के फाइल को संबंधित अधिकारी बड़े पैमाने पर गायब करवाने में लग गए हैं। विचित्र हालात है ये हाल राजधानी लखनऊ का है। बाकी जगहों की क्या स्थिति होगी आप समझ सकते हैं। चलिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का चाबुक चला है तो ये माना जा सकता है कि जल्द ही व्यवस्था में सुधार भी नजर आएगा। तो आइए चलते हैं अपने तीसरे मुद्दे की ओर। आप अक्सर या फिर यूं कहें कि बेरोजगारी को लेकर अमूमन विरोधी दलों के हर मन से आवाज सुनते होंगे। विरोधी दलों का एक बड़ा मुद्दा होता है प्रदेश या फिर केंद्र की सरकार अपने वादा के मुताबिक युवाओं को रोजगार देने में काफ़ी फिसड्डी है। लेकिन ऐसा कहने वालों को अपना भ्रम छोड़ना पड़ेगा। इसमें दो राय नहीं है कि कोरोना के दंश ने बड़े पैमाने पर लोगों का रोजी रोजगार छीना है। उस रफ्तार से आज भी रोजगार के अवसर सामने नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन जो भी अवसर सामने आ रहा है उसमें उत्तर प्रदेश सरकार के प्रयासों का असर साफ तौर पर दिख रहा है। ये हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि हालिया एक सर्वे से ये तथ्य सामने आया है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी का सर्वे आया है, जिसमें ये बताया गया है कि रोजगार देने के मामले में यूपी अव्वल है, क्योंकि यहाँ बेरोजगारी दर देश के अलग अलग राज्यों से काफ़ी कम है। देश में औसतन बेरोजगारी दर 8.3% है, जबकि यूपी में ये दर महज 3.9% है। यानी जितने लोग बेरोजगार तलाशने के लिए आवेदन किए हैं उनमें से केवल 3.9% लोगों को ही रोजगार हासिल नहीं हो पाया। अब जरा पहले देख लीजिए सर्वे क्या कहता है, किस राज्य में बेरोजगारी दर कितना रहा है, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। देश में बेरोजगारी दर 8.3% है। हरियाणा में ये बेरोजगारी दर 37.5%, बिहार में बेरोजगारी दर 12.8% के करीब है। दिल्ली में बेरोजगारी दर 8.2% है, जबकि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर 3.9% है। गुजरात में बेरोजगारी दर 2.6% और महाराष्ट्र में बेरोजगारी दर सबसे कम 2.2% है। ये इस सर्वे का जो आंकड़ा है उसके मुताबिक मैं बता रहा हूँ। ये आंकड़े साफ तौर पर बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में रोजी रोजगार को लेकर हालात लगातार बेहतरी की ओर बढ़ रहा है। हालांकि गुजरात और महाराष्ट्र जैसे राज्य अभी भी रोजगार देने के मामले में उत्तर प्रदेश से आगे हैं, लेकिन हरियाणा, बिहार और देश की राजधानी दिल्ली के हालात उत्तर प्रदेश से बेहतर नहीं हैं। ये इस सर्वे में साफ तौर पर दिख रहा है। दरअसल इस आंकड़े के पीछे तर्क ये भी दिया जा रहा है कि केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं को बेहतर तरीके से लागू करने में योगी सरकार आगे है, जिसका सीधा असर यहाँ के रोजी रोजगार के अवसरों पर साफ तौर पर देखा जा सकता है। एमएसएमई जो रोजगार के नए अवसरों के लिए एक बेहतर जरिया बना हुआ है, उसमें भी उत्तर प्रदेश देश के दूसरे राज्यों से काफ़ी आगे चल रहा है। एमएसएमई की जितनी ज़्यादा यूनिटें जिस राज्य में काम करेंगी वहाँ रोजगार के अवसर भी उसी हिसाब से होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। दरअसल एक बड़ी आबादी के साथ देश का सबसे बड़ा राज्य होने के नाते यहाँ मानव संसाधनों की भी प्रचुरता है। ऐसे में एमएसएमई के लिए उत्तर प्रदेश एक बड़ा कैनवास देने वाला राज्य है। खासकर योगी सरकार की ओडीओपी यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो योजना है, इसके जरिए एमएसएमई में जोरदार उछाल आया है। अब देखिए एमएसएमई को लेकर विभिन्न राज्यों में उत्तर प्रदेश किस तरह से आगे चल रहा है। देश में अगर एमएसएमई की कुल इकाइयों की बात की जाए, जो केंद्र सरकार का आंकड़ा है 6.3 करोड़ के आसपास आता है। उत्तर प्रदेश में ये इकाइयाँ करीब 90 लाख हैं। बिहार में बात कर ली जाए एमएसएमई इकाइयों की जो अभी काम कर रही हैं, ये 34 लाख हैं। राजस्थान में ये 27 लाख और मध्य प्रदेश में करीब 26 लाख के आसपास हैं ये इकाइयाँ।
हरियाणा की बात कर ली जाए तो एमएसएमई की इकाइयाँ यहाँ पर 8 लाख के आसपास हैं। दरअसल इस आंकड़े के जरिए हम आपको ये बताना चाहते हैं कि कैसे रोजगार देने के मामले में यूपी के हालात लगातार बेहतरी की ओर जा रहे हैं। योगी सरकार की कोशिशें लगातार जारी है कि एमएसएमई के अंतर्गत छोटे और मझोले उद्योगों को कैसे और ज़्यादा बढ़ाया जाए, और लगातार इस तरह की कोशिशों का परिणाम साफ तौर पर देखा जा सकता है। एक और आंकड़ा है सर्वे में जो सामने आया है, उसका भी जिक्र मैं जरूर करना चाहूँगा इस संदर्भ में। ये आंकड़ा इस बात को साफ करता है कि कैसे उत्तर प्रदेश असंगठित क्षेत्र के कामगारों का सबसे बड़ा नेटवर्क बन चुका है। केंद्र सरकार के ई श्रम पोर्टल से मैंने ये आंकड़ा लिया है। जो आंकड़ा है साफ तौर पर देखिए। भारत में रोजगार के लिए आवेदन करीब 8.2 करोड़ लोगों ने किया। बिहार से आने वाला आवेदन, ये श्रम ई पोर्टल का आंकड़ा मैं बता रहा हूँ, बिहार से आने वाला आवेदन 2.8 करोड़ के आसपास। उत्तर प्रदेश से आने वाला आवेदन करीब 2 करोड़ का रहा। झारखंड से जो रोजगार के लिए आवेदन किए गए इस श्रम पोर्टल पर वो करीब 90 लाख और हरियाणा में 52 लाख रहा। एक बात और है जो इस सर्वे का हिस्सा है और भारत और उत्तर प्रदेश के सरकारी दस्तावेजों में भी दर्ज है। अभी तक यानी सितंबर तक के आंकड़ों में मनरेगा को लेकर भी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की उपलब्धि देश के औसत से बेहतर है। देश में मनरेगा के अंतर्गत औसतन हर एक परिवार को करीब 32 दिन का रोजगार का अवसर मिला है। वहीं उत्तर प्रदेश में ये औसत करीब 33 दिन के आसपास है। चलिए, जो सर्वे आया है या जो आंकड़े सरकारी दस्तावेजों में दर्ज हैं, योगी सरकार के लिए एक सुखद अनुभूति तो कही ही जा सकती है। एक बेहतर उपलब्धि के रूप में भी इसे देखा जा सकता है। हालांकि इन आंकड़ों से समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी जैसे विरोधी दल कतई इत्तेफाक नहीं रखते। तो ये था आज का हमारा खास कार्यक्रम मुद्दे की बात राजन के साथ। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे कुछ और बड़े मुद्दों को लेकर हम इसी कार्यक्रम में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। आप अपना ख्याल रखिएगा और देखते रहिएगा एपेक्स न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।